मेरे माता पिता के निधन के बाद मैं मामा के घर रहता था। मामी मुझे स्कूल भेजती थी, मगर लंच में खाली डिब्बा दे देती थी ताकि लोग बातें न बनाएं। मैं रोज बाथरूम में छिपकर रोता था। एक दिन प्रिंसिपल साहब राउंड पर थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरा लंच बॉक्स खुलवाया। मैं शर्म से मरा जा रहा था कि अब सबको पता चल जाएगा। जैसे ही बॉक्स खुला, प्रिंसिपल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बॉक्स के अंदर चिपकी एक छोटी सी पर्ची निकाली, जिस पर लिखा था कि मेरा नाम गौरव है। मैं बहुत अधिक प्रेम करने वाला और प्यार से रहने वाला बच्चा था। यह कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र सिर्फ 7 या 8 साल थी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी दुनिया में मेरी खुशियां पूरी थी। मैं अपने माता पिता के साथ रहता था और मुझे लगता था कि इससे अधिक संपूर्ण जीवन किसी का नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत लगती थी। उनके चेहरे की रोशनी मेरे लिए सूरज की पहली किरण जैसी होती थी। उनकी मुस्कान मेरे भीतर ऐसी खुशी जगा देती थी कि जिसे सोचकर भी दिल भर आता है। उनकी हर बात मेरे लिए सीख होती थी। उनके हाथों का स्नेह मेरी पूरी व्यक्तित्व पर एक कोमल धूप की तरह फैल जाता था। मेरे पिता के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ, तो बस इतना कि वे दुनिया के सबसे अधिक ख्याल रखने वाले इंसान थे। उनके स्वर में ऐसी नरमी थी जो हर दुख को मिटा देती थी। उनकी उपस्थिति मुझे ऐसा महसूस कराती थी, जैसे एक मजबूत दीवार मेरे चारों ओर खड़ी हो, जिसके पीछे कोई तकलीफ मेरे पास नहीं आ सकती थी। मैं उनकी इकलौती संतान था, इसलिए उनका सारा ध्यान, सारा प्रेम और सारी दुआएं मेरे हिस्से में आती थीं। वे दोनों मेरे लिए दुनिया की 2 सबसे बड़े वरदान थे। उस समय मेरी जिंदगी बिल्कुल परिपूर्ण थी। मैं स्कूल जाता था और स्कूल जाना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ बेहतरीन होता था। मेरे पास सबसे अच्छा बैग होता था, जिसे मैं गर्व से कंधे पर लटकाता था। मेरे पास सबसे अच्छी पानी की बोतल होती थी, जिसमें धूप में भी पानी ठंडा रहता था। मेरे जूते हमेशा चमकते रहते थे और जैसे ही मैं अपना लंच बॉक्स खोलता, पूरी मेज खुशबू से भर जाती थी। उसमें मेरी पसंद की हर चीज होती थी, कभी चीज रोल, कभी ब्रेड पकौड़े, कभी आलू के पराठे, जिन पर मेरी माँ प्यार से हाथ फेरकर कहती थी, यह मेरे बेटे के लिए है। मैं स्कूल में बैठकर कभी-कभी उन चीजों को बस देखता ही रह जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये सब प्रेम का उपहार है। मुझे उस समय जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आने वाले दिन मेरे लिए किस रास्ते का दरवाजा खोलेंगे। उस दौर में मेरे लिए एक और रिश्ता बहुत अहम था। एक मामा थे, जो मेरे लिए बहुत कीमती थे। मैं उनसे बेहद प्रेम करता था और जब भी मिलते थे, मुझे अपनी बाहों में भर लेते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गर्मजोशी होती थी, जैसे मुझे देखकर वे सचमुच जाग उठते हों। उनकी बातों में मिठास थी और उनका अंदाज ऐसा था कि मुझे लगता था वे मेरे दोस्त भी हैं और मेरे बड़े भी। उनकी एक पत्नी भी थी, जो ज्यादा बात नहीं करती थी और अक्सर चुप रहती थी। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जो मुझे बचपन में समझ नहीं आती थी। मैं सोचता था शायद वे कम बोलती हैं या ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। जब मैं उनके पास बैठता, तो वे मुझे प्यार से देखती भी थी, मगर उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी होती थी, जिसकी वजह मैं कभी समझ नहीं सका। मेरे मामा मामी के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए शायद वे भी मुझे अपने दिल में कहीं जगह देती होंगी, मगर उस समय मैं उनकी चुप्पी को कभी समझ नहीं पाया। इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई और रिश्ता ऐसा नहीं था, जो मेरे दिल में जगह रखता हो। मेरे पिता का कोई भाई नहीं था, इसलिए उनकी कोई चर्चा नहीं थी।
मेरे पास कोई बहन भी नहीं थी, इसलिए कोई तस्वीर भी नहीं थी। मेरी माँ की भी कोई बहन नहीं थी, इसलिए हमारा कोई बड़ा परिवार नहीं था। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ 3 लोगों पर आधारित थी, मैं, मेरी माँ और मेरे पिता, या फिर कभी कभार आने वाले मेरे मामा। और मैं इन्हीं चंद लोगों में खुश था। मेरी दुनिया छोटी थी, लेकिन प्रेम से भरी हुई थी। हमारे घर में हर दिन शांति से गुजरता था। कभी ऊंची आवाज सुनने को नहीं मिलती थी, कभी कोई कटुता महसूस नहीं होती थी। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम 4 लोग मिलकर भी पूरी दुनिया से ज्यादा मजबूत थे। मेरे माँ बाप मिलकर जैसे एक संपूर्ण घर बनाते थे और मैं उस घर का वह हिस्सा था जिसे वे अपनी सांसों से संभाल कर रखते थे। वह समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहेगी। लेकिन उस छोटी सी उम्र में मैं यह नहीं जानता था कि हर खूबसूरत कहानी के पीछे कुछ ऐसे मोड़ भी छिपे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, और यह कहानी भी उन्हीं मोड़ों में से एक की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब इंसान को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिल जाए, तो वह कभी-कभी गलत राह पर भी चल पड़ता है। हालांकि उस समय मेरी उम्र कम थी, फिर भी एक दिन मैंने अपने मम्मी से कह दिया कि जब भी हम अर्पित मामा के घर जाते हैं, तो वे सिर्फ चाय रखते हैं, न साथ में कोई बिस्कुट, न पिज्जा, न बर्गर, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वे हमारे घर आते हैं, तो हम उनके लिए बहुत कुछ बनाते हैं। यह सुनकर माँ ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते। उनकी हालत ठीक नहीं है, और वे जो भी हमारे सामने रखते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वे खुद घर में चाय भी ना पीते हों, लेकिन हमारे लिए बनाते हैं, और हम जो चीजें रखते हैं, वह हमारी अपनी हैसियत और सोच के अनुसार होती हैं। मुझे मेरी माँ कुछ ऐसी बातें समझाने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें शायद केवल वक्त ही समझा सकता था, इसलिए वे मुझे ठीक से समझ में नहीं आईं। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मेरे मामू के हालात हमेशा ही खराब क्यों रहते हैं। उस समय मेरी उम्र इतनी कम थी कि मैं खुशी और दुख के फर्क को भी पूरी तरह समझ नहीं सकता था, मगर इतना जरूर समझता था कि मैं अपने परिवार में सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता था, क्योंकि मैं वे सारी चीजें इस्तेमाल करता था जो मेरे जैसे दूसरे बच्चों के पास नहीं होती थी। मेरे पास अच्छे कपड़े होते थे, सुंदर बैग होता था, नया लंच बॉक्स होता था, और सब मुझे देखकर कहते थे कि मैं बहुत प्यारा और किस्मत वाला बच्चा हूँ। मुझे इन बातों का मतलब तब समझ नहीं आता था, लेकिन जब दूसरे बच्चों की नजरें मेरे जूतों और मेरी चीजों पर टिक जाती थी, तो मुझे एहसास होता था कि शायद मैं उनसे थोड़ा अलग हूँ। हर कोई मुझे प्यार से देखता था, शायद इसीलिए लोग कहते थे कि मुझे नजर लग सकती है, मगर मैं तो बच्चा था, मुझे क्या पता था कि नजर कैसे लगती है या कैसे बचाई जाती है। मैं तो बस वही चीजें इस्तेमाल करता था जो मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत प्यार से लेकर आते थे। मुझे आज भी वे दिन पल पल याद है। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन भी वही था, एक बहुत ही साधारण सी सुबह, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरे माँ बाप कहीं जा रहे थे, कोई कागजी काम था। उन्हें गांव में कुछ जमीन के पुराने कागज निकलवाने थे। वे घर से तैयार हो रहे थे और मुझे मामू के घर छोड़कर जाना चाहते थे। मैं जिद कर रहा था कि मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। मैं बार बार कह रहा था कि मैं घर पर अकेला नहीं रहूंगा, मुझे साथ ले जाए। मगर उन्होंने प्यार से समझाया कि गांव में बहुत गर्मी है, बहुत घूमना फिरना पड़ेगा। हम कोई मजे की जगह नहीं जा रहे हैं। वहां न कोई दुकान है, न कोई खेल, न कोई घूमने की जगह। तुम जाकर क्या करोगे? स्कूल होता तो तुम्हें वहां लगा देते, मगर आज तो रविवार है, इसलिए तुम मामू के घर पर ही रहो। मैं मान तो गया, लेकिन दिल में बहुत उदासी थी।
मामू के घर न टीवी था, न वीडियो गेम, न खेलने की कोई चीज। मुझे लग रहा था कि आज का पूरा दिन बहुत मुश्किल से गुजरेगा, मगर मैंने फिर भी खामोशी से सिर झुका दिया और कहा कि ठीक है। वे दोनों मुझे मामू के घर छोड़ गए और न जाने मुझे क्या खबर थी कि वह आखिरी दिन था जब मैंने उन्हें जिंदा देखा था। वे खुशी खुशी घर से निकले थे, जैसे कोई आम सी जिम्मेदारी हो, जमीन के कागज अपने नाम करवाने की एक साधारण रस्म हो। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे वापस उस हाल में आएंगे, जिस हाल को तो कोई बच्चा समझ भी नहीं सकता। मुझे वह पल भी याद है जब मैं मामू के घर बैठा हुआ था और मेरी मामी ने मामू से कहा था, इस बच्चे को क्या खिलाएं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तुम किसी दुकान पर जाकर वही ले आओ जो यह खाता है। वह क्या नाम है, मैक्रोनी, वही ले आना, मैं इसके लिए बना दूंगी। मम्मी का लहजा हमेशा की तरह गंभीर और थोड़ा सख्त था। मामू ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कोशिश करता हूँ। और वह घर से निकल गए, मगर उसके बाद वापस नहीं आए। वक्त गुजरता गया, मुझे भूख लगने लगी। मैं बार बार मामी से कहता रहा कि मुझे कुछ खिला दो, मगर वह हर बार यही कहती रही कि घर में कुछ नहीं है और मामू आए नहीं हैं। मैंने वे पल पहली बार महसूस किए जब पेट में खालीपन के साथ दिल में भी खालीपन होता है। वह घर मेरे लिए अजनबी भी था, खामोश भी था, और उस खामोशी में भूख की तीव्रता और बढ़ती जा रही थी। रात होने लगी। अब मैं थककर बैठा था, तभी मामू वापस आए। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वे बहुत परेशान हैं, मगर उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं सका। आते ही उन्होंने मामी से कुछ बात की। दोनों धीरे धीरे, दबे स्वर में बात कर रहे थे, जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाहते हों। मैंने पूछा, क्या हुआ है? मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मुझसे कहा, बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारे माँ बाप को थोड़ी देर हो जाएगी, वे सुबह आएंगे, तुम अभी आराम करो। उन्होंने मुझे उसी हालत में वहीं सुला दिया। मैं लेटा हुआ सोचता रहा कि सुबह जब मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनसे शिकायत करूंगा कि मामी ने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि सुबह कभी वैसी नहीं आएगी जैसी मैं सोच रहा था। मैं सो रहा था कि अचानक घर में रोने की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी पीड़ादायक थी कि मेरा दिल कांप उठा। मैं डर गया और घबराकर उठ बैठा। दरवाजे के बाहर हलचल थी। मामी के रोने की आवाज आ रही थी और मामू की सांसें बहुत भारी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं बाहर आया तो हर चीज बदल चुकी थी। मुझे बताया गया कि मेरे माँ बाप की गाड़ी एक हादसे में पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उन्हें मौके पर ही बहुत गंभीर चोटें आई थी और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना छोटा था कि मैंने कभी मौत का मतलब भी नहीं समझा था, लेकिन जब उनकी शवयात्रा घर लाई गई तो जैसे मेरे अंदर की सारी आवाजें एक साथ खामोश हो गईं। मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर कुछ टूट गया है, जो शायद दोबारा कभी जुड़ नहीं सकेगा। मैं जोर-जोर से रोने लगा, मेरी सांसें रुकने लगी, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और रोते-रोते मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वे दोनों हमेशा के लिए जा चुके थे। न मैं उन्हें पुकार सकता था, न उनसे लिपट सकता था और न ही उनसे यह पूछ सकता था कि वे मुझे छोड़कर क्यों चले गए। इस उम्र में किसी बच्चे को यह भी नहीं पता होता कि सदमा क्या होता है। मगर उस दिन जो हुआ, वह मेरी जिंदगी का पहला और सबसे गहरा सदमा था, जिसने मेरे भीतर की सारी मासूमियत एक ही दिन में खत्म कर दी। वह दिन तो गुजर गया, मगर उसका दर्द मेरे अंदर स्थायी रूप से बस गया। हाँ, मैं दुख में था, खाना नहीं खा रहा था,
दिल बैठा जा रहा था और ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर कोई खालीपन गूंज रहा हो। मैं बार बार दरवाजे की ओर देखता था, जैसे कभी भी माँ पिता आ जाएंगे, मगर मेरे आसपास कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ वैसा ही था, पर मेरी दुनिया टूट चुकी थी। इसी दुख के साथ एक और सदमा हम पर आ गिरा। पिता के जाने के बाद पता चला कि उन्होंने किसी से बहुत बड़ा कर्ज लिया हुआ था। वे कारोबार करना चाहते थे, मगर कारोबार बड़ा नहीं था और उसमें लाभ के बजाय नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ता गया और उन्हें डर था कि कहीं लोग हमारा घर न ले लें। इसी कारण वे गांव जा रहे थे, ताकि वहां की जमीन के कागज निकलवाकर उसे बेचें, कर्ज चुका दें और घर बच जाए। मगर वे वापस ही नहीं आए। मेरे लिए न कोई घर बचा और न ही कोई सहारा। कुछ दिनों बाद लोग आए और उन्होंने हमारा घर अपने कब्जे में ले लिया। घर का सामान भी बस 2-4 चीजें ही मामी और मामा को वापस मिली। 2-4 बर्तन, मेरे चंद कपड़े, मेरे खिलौने और ऐसी ही कुछ चीजें। बाकी सब कुछ घर के साथ चला गया। गाड़ी भी उनके कब्जे में चली गई। मेरी जिंदगी से अच्छी चीजें एक एक करके दूर होती जा रही थी। पिता ने मेरी 2 साल की स्कूल फीस पहले ही जमा कर दी थी, इसलिए मैं 2 साल तक स्कूल जा सका, मगर उसके बाद क्या होगा, यह न मुझे पता था और न ही किसी को अंदाजा। मेरी जिंदगी चल तो रही थी, मगर लगता था जैसे वह वहीं थम गई हो। मैं अक्सर एक ही जगह बैठा रहता था और सोचता रहता था कि अगर मेरे माता पिता अब होते, तो शायद मुझे कभी एक पल भी ऐसे नहीं गुजारना पड़ता। मामी और मामू भी बहुत गहरे सदमे में थे, वे भी बेहद दुखी थे। वे पहले भी आपस में उलझ जाया करते थे, मगर अब ज्यादा झगड़ने लगे थे और न चाहकर मेरी वजह से उनके बीच बात बिगड़ जाती थी। ऐसा नहीं था कि वे मुझे घर में रखना नहीं चाहते थे, लेकिन मामी की अपनी चिंताएं भी थी। वे कहती थी कि हम तो पहले ही मुश्किल में थे, हम सब्र कर लेते थे, हम बड़े थे, समझ जाते थे कि कभी खाने को कुछ नहीं है, कभी एक समय मिलेगा तो दूसरे समय नहीं मिलेगा। मगर अब एक छोटा बच्चा है, उसे हम कैसे संभालें? उसके लिए वह सब कैसे पूरा करें जो वह पहले देख चुका है? वह तो लाड़ प्यार में पलाबढ़ा बच्चा है, हम क्या करें? मामू उन्हें समझाते थे और कहते थे कि हमारी अपनी भी तो कोई संतान नहीं है, शायद इसी वजह से भगवान ने हमें यह मौका दिया है। वे कहते थे कि कुछ न कुछ हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे, हम इसे कभी भूखा नहीं सोने देंगे। वे मुझे अपने पास बिठाते, मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मगर उनकी बातें सुनकर भी मैं चुपसा हो जाता था, क्योंकि मेरा दिल लगातार अपने मम्मी पापा की तलाश में भटकता रहता था। मेरे भीतर की मासूम खुशियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं ऐसे दिन गुजार रहा था जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक अंधेरे कमरे में डाल दिया हो। फिर भी उन दोनों की वजह से मैं किसी तरह जी रहा था, क्योंकि वे भी कोशिश कर रहे थे कि मैं पूरी तरह टूट न जाऊं। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं स्कूल तो जा रहा था, लेकिन वहां भी हर दिन मेरे लिए एक नया दर्द लेकर आता था। फीस का इंतजाम पिता ने पहले ही कर दिया था और किताबें भी स्कूल की फीस में ही शामिल थी। यूनिफॉर्म भी मेरे पास 2-3 ही थी, जिन्हें मैं बार बार धोकर सूखने का इंतजार करके पहन लिया करता था। मगर असली समस्या वह समय होता था जब लंच टाइम आता था। हमारे स्कूल में यह नियम था कि हर बच्चा अपनी पसंद का लंच घर से लाए, ताकि सब बच्चे एक साथ बैठकर खा सकें और कोई भी बच्चा शर्मिंदा न हो। मगर मेरे घर में इतना कुछ नहीं होता था कि मेरे लंच बॉक्स में कोई चीज रखी जा सके। इसलिए मामी मुझे रोज एक खाली लंच बॉक्स दे देती थी, ताकि दूसरे बच्चों को लगे कि मैं भी लंच लेकर आया हूँ। मैं बच्चा था,
इसलिए मुझे यह बात कुछ समय तक समझ नहीं आती थी, मगर मेरी मजबूरी कोई नहीं देख पाता था। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि टीचर मेरे पास आईं और मुस्कुराकर कहने लगीं, गौरव, तुमने आज बहुत जल्दी लंच कर लिया। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए जल्दी जल्दी खा लिया, जबकि लंच बॉक्स तो खाली ही था। मुझे यह डर भी लगा रहता था कि कहीं टीचर खोलकर न देख लें, इसलिए मैं बात बदलकर वहां से हट जाता था। कभी कभी लंच के समय मैं बाथरूम में खुद को बंद कर लेता था। वहां खड़े खड़े मैं बाहर बच्चों की हंसी, उनके खाने और बातों की आवाजें सुनता था, जो मेरे दिल पर घूंसों की तरह लगती थी। मुझे लगता था जैसे मेरा सीना पूरी तरह खाली हो गया हो। कभी मैं इधर-उधर घूमता रहता था ताकि कोई मुझे देख न ले, तो कभी स्कूल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता और वहां अपने खाली पेट के दर्द को सहता रहता था। मुझे वह समय भी याद आता था जब मेरा लंच बॉक्स सब बच्चों में सबसे अच्छा हुआ करता था। उसमें बर्गर होता था, पिज्जा होता था, नगेट्स होते थे, कपकेक होता था, चॉकलेट का बड़ा टुकड़ा और जेली भी होती थी। मैं खुद हैरान होता था कि मेरी मम्मी मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें कैसे बना देती थी। न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि मैं अपने दोस्तों को भी खिलाता था। वे सब कहते थे, तुम्हारी मम्मी तो जादू करती है, वे तुम्हारे लिए ऐसी चीजें बनाती हैं जो हमारे घर में भी नहीं बनती। मेरी मम्मी मेरे लिए बाहर के देश से आने वाला एक खास लंच बॉक्स लेकर आई थी। वह चमकदार था, खूबसूरत था। हर कोई उसे छूकर कहता था कि यह तो बहुत महंगा होगा, और मैं गर्व से कहता था, हाँ, मेरी मम्मी ने दिल से खरीदा है। पर अब वह सब खत्म हो चुका था। अब न वह मम्मी थी, न वे चीजें थीं, न वह प्यार था, न वह खुशबू थी, न वे हाथ थे जो मेरे लिए वह लंच बनाते थे। अब मैं वह बच्चा था जिसका लंच बॉक्स खाली होता था, जिसका पेट भी खाली होता था और जिसका दिल सबसे ज्यादा खाली होता था। मैं सोचता था कि अगर दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा बदलाव देखा होगा, तो वह मैं ही था, एक छोटा सा बच्चा, जो कभी एक अच्छी जिंदगी जी रहा था और अचानक उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। मेरी उस समय की हालत क्या थी, यह कोई नहीं समझ सकता था। मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था, हंसता भी था तो आंखें नम रहती थी, खेलता भी था तो दिल भरा भरा सा रहता था। कुछ भी कर लेता, मगर मेरे भीतर एक अंधेरा हर दिन गहराता जा रहा था। वह मेरा छोटा सा रहस्य था, ऐसा रहस्य जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया, न किसी दोस्त को, न किसी शिक्षक को, न किसी घरवाले को। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं रोज वह खाली डिब्बा लेकर क्यों जाता था। शायद इसलिए कि बाकी बच्चों की तरह मेरे हाथ में भी एक लंच बॉक्स हो, शायद इसलिए कि किसी को मेरे घर के हालात का अंदाजा न हो, या शायद इसलिए कि मैं खुद को यह झूठ यकीन दिला सकूं कि सब ठीक है। रोज जैसे ही लंच का समय शुरू होता, मैं बाथरूम की ओर चला जाता, धीरे से कॉरिडोर का दरवाजा खोलता और चुपचाप वहीं छिप जाता। कभी बहाना होता कि हाथ धोने आया हूँ, कभी यह कि प्यास लगी थी। मगर असल बात यह थी कि मेरा लंच बॉक्स रोज खाली होता था। उस दिन भी मैं बाथरूम में बैठा था, घुटनों को जोर से सीने से लगाए, चेहरा कोहनियों में छुपाए हुए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और रोना भी आ रहा था। मैंने जल्दबाजी में आंसू पोंछे और बाहर आ गया, ताकि बच्चों के सामने सामान्य लग सकूं। लेकिन जैसे ही दरवाजे से निकला, सामने प्रिंसिपल सर खड़े थे। वे गहरी नजर से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ शक हो गया हो। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम बाथरूम में रो क्यों रहे थे? उनकी आवाज न सख्त थी न डराने वाली, बस सीधी दिल में चुभने वाली थी। मैं घबरा गया, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कहा, नहीं सर, मैं तो बस हाथ धोने आया था।
उन्होंने भौहें चढ़ाई और बोले, लंच का समय तो अभी शुरू हुआ है, फिर बाथरूम में इतनी देर क्यों थे? दिखाओ, आज लंच बॉक्स में क्या लाए हो? मेरी सांसें अटक गईं। मैंने घबराकर कहा, मैं घर में खा चुका हूँ। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें कई दिनों से यही करते देखा है। लंच टाइम में छुपकर आते जाते हो, कहीं दिखाई ही नहीं देते। तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? मेरा गला सूख गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरे स्कूल के सामने खड़ा हूँ और सबको पता चल जाएगा कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं झूठ बोल रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सिर झुका लिया। तभी प्रिंसिपल ने मेरे हाथ से लंच बॉक्स ले लिया। बॉक्स बहुत हल्का था, जैसे बिल्कुल खाली हो। उन्होंने उसे खोलने के लिए हल्का सा दबाव डाला और अगले ही पल बॉक्स खुल गया। मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि मैंने आज बॉक्स खोला ही नहीं था और वह खाली भी नहीं था। उसके अंदर एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची रखी थी। प्रिंसिपल साहब ने वह पर्ची उठाई ताकि देख सके उसमें क्या लिखा है, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, वे अचानक ठिठक गए। उनकी आंखें भर आईं, चेहरा जैसे पत्थर का हो गया और फिर वे रो पड़े। हाँ, प्रिंसिपल सर रोने लगे। मैं भी हैरान था और डरा हुआ भी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी बड़े आदमी को इस तरह रोते देखा था। वे चुपचाप रुमाल निकालकर जेब में रख लेते हैं, मेरी ओर देखते हैं, बहुत देर तक देखते रहते हैं, फिर पास खड़ी टीचर को बुलाकर कहते हैं, इसे मेरे ऑफिस ले जाओ। उनकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। मैं समझ गया कि अब मेरी खैर नहीं, शायद मैं पकड़ा गया हूँ। शायद मेरे घरवालों को बुलाया जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठा हूँ और मैं असल में क्या हूँ। टीचर मुझे अपने साथ ले गई। मैं ऑफिस के बाहर कुर्सी पर बैठा काँप रहा था। 5 मिनट बाद वे अंदर से निकली। उनके हाथ में एक ट्रे थी। उस ट्रे में एक बड़ा सा बर्गर, पिज्जा के 2 स्लाइस, चॉकलेट केक का एक टुकड़ा और जूस का एक डिब्बा था। उन्होंने मेरे सामने ट्रे रखी और कहा, बेटा, ये सब खा लो। मैं तुरंत पीछे हट गया और कहा, टीचर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वे चौंक गईं और बोली, गौरव बेटा, तुमने झूठ नहीं बोला। ये प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीजें खिलाई जाए। यह कहकर टीचर ने गहरी सांस ली। बेटा, तुमने नाश्ते में क्या खाया था? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर रास्ते से हटकर बोला, सिर्फ एक कप चाय। टीचर की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, इसलिए तुम कमजोर हो रहे हो। चलो, थोड़ा खा लो, बाद में बहुत भूख लगेगी। मैंने मना किया, मगर उन्होंने प्यार से मेरा सिर सहला दिया। बोली, बेटा, कभी कभी दूसरों को भी समझ आ जाता है कि बच्चे कब भूखे होते हैं। मैं एक निवाला खा पाया, फिर दूसरा, और फिर मेरी भूख सच में जाग गई। मैंने दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। कई दिनों का भूखा था, जैसे मेरा शरीर खुद रो रहा हो कि अब पेट भर दो। जब तक मैं खाता रहा, टीचर चुपचाप खड़ी मुझे देखती रहीं। तभी प्रिंसिपल आए। मेज लगभग खाली थी। मैंने झिझकते हुए उठने की कोशिश की तो उन्होंने नरमी से कहा, बैठो, आराम से बैठो। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे क्लास में भेज दिया और जाते जाते बस इतना कहा, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने डरते हुए पूछा, सर, क्या मैंने कुछ गलत किया है? उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। फिर मैंने पूछा, तो आप घर क्यों आएंगे? प्रिंसिपल ने बहुत प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि उस पर्ची में लिखी बात मुझे समझ नहीं आ रही है और कुछ बातें बच्चों से नहीं पूछी जाती, उनके घरवालों से पूछनी पड़ती हैं। तुम चिंता मत करना। मैं चुप हो गया।
उस पल जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मैं बस यही सोचता रहा कि उस पर्ची में आखिर क्या लिखा था। मैं मामी से पूछ सकता था, मगर वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। वह खुद भी चुपचाप रहती थी। मैं उनसे डरता भी था और दूरी बनाए रखता था, इसलिए कभी पूछ नहीं पाया। वह पर्ची मेरे दिल में हमेशा एक सवाल बनकर रह गई। अगले दिन इतवार था। घर में अजीब सी खामोशी थी। मामा पूजा पाठ कर रहे थे, मामी रसोई में थी, और मैं दरवाजे की सीढ़ी पर बैठा अपनी पुरानी कॉपी के किनारे काली पेंसिल से बेमन से लकीरें खींच रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या आज प्रिंसिपल साहब घर आने वाले हैं, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा सुकून भी था। शायद इसलिए कि उस क्षण उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बेटा। शाम के करीब किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मामू जल्दी से उठे, मामी ने हाथ पोंछे और मैं भी चौक पर खड़ा हो गया। जैसे ही मामू ने दरवाजा खोला, हम सब दंग रह गए। दरवाजे के सामने प्रिंसिपल साहब खड़े थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे दो लोग बड़े बड़े थैले और डिब्बे उठाए हुए थे। सामान इतना ज्यादा था कि हमारा छोटा सा बरामदा भर गया। फलों की बड़ी बड़ी टोकरी, फ्रूट के डिब्बे, मिठाइयों का ढेर, मेरे लिए नए कपड़े, एक नया स्कूल बैग, चमकते हुए जूते, कई तरह के रंग, फेल्ट पेन, स्केच बुक्स और घर का राशन, चावल, आटा, घी, दाल और चीनी। सब कुछ देखकर हम सब हैरान थे और एकदम खामोश। मामू की आवाज कांप रही थी। उन्होंने पूछा, सर, ये सब किस लिए? प्रिंसिपल साहब हल्की सी मुस्कान के साथ बरामदे में आए और बोले, गौरव बेटा कहाँ है? मैं हिचकिचाते हुए आगे आया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मानो मेरे भीतर तक देख रहे हों। फिर बोले, बेटा, मैं सब जान गया हूँ। मेरी सांस रुक गई। प्रिंसिपल साहब ने जेब से वही पर्ची निकाली जो उन्हें मेरे खाली लंच बॉक्स से मिली थी। वही हल्की सी फटी पर्ची, जिसे मेरी मामी रोज मेरे खाली डिब्बे में रख दिया करती थी। उन्होंने वह पर्ची मामू के हाथ पर रखी और बहुत धीमे स्वर में कहा, इस पर लिखा है, जिस दिन मेरे पास सब कुछ होगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। तब तक मुझे माफ कर देना। मामू के हाथ कांपने लगे। मामी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। प्रिंसिपल साहब आगे बोलते गए, इसे पढ़कर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरा भी बचपन बहुत कठिन था। मैं भी भूखा रहता था, चुपचाप रोता था। फिर मैं तुम जैसे बच्चे को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है, इसके माता पिता के साथ क्या हुआ है। इसके माता पिता बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमारे स्कूल को गरीब बच्चों को देने के लिए चंद लाख रुपए दिए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन गरीब बच्चों को जरूर मदद करूंगा जिनको मदद की जरूरत है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उनका खुद का बेटा ही भूखा रह रहा है। मामू फूट फूट कर रोते हुए बैठ गए। उन्होंने कहा, सर, हमें पता नहीं था, हमें लगा सब ठीक है। प्रिंसिपल ने मामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं भाई, गलती किसी की नहीं है। वक्त मुश्किल था, हालात कठिन थे, लेकिन अब यह कठिनाई खत्म हो गई है। फिर उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, आज से गौरव के खाने, कपड़े, पढ़ाई, किताबें और स्कूल के जूते, सब कुछ मेरी तरफ से होगा। और हाँ, मैं इसे खुद ट्यूशन पढ़ाऊंगा। यह बच्चा बहुत बुद्धिमान है। इसे स्कॉलरशिप मिलेगी। यह बहुत आगे जाएगा। मैं फटी आंखों से खड़ा यह सब सुन रहा था। यह सब मेरे लिए। फिर उन्होंने मामू से कहा, और आप मेरे स्कूल में नौकरी करेंगे। कल से आपकी नौकरी शुरू है। तनख्वाह अच्छी होगी और स्थायी होगी। आप और गौरव दोनों अब सुरक्षित हैं। कमरे में जैसे रोशनी भर गई।
मामी ने यह देखा तो आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए बोली, सर, आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी, हम यह कैसे लौटा पाएंगे? प्रिंसिपल सर की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए। इसके पिता ने मेरी इज्जत रखी थी। मैं सिर्फ वही कर्ज उतार रहा हूँ जो दिल पर था और आज उतर गया। मैं चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और उनसे लिपट गया। वह हिचकियां लेकर रो रहा था। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, अब तुम अकेले नहीं रहोगे मेरे बेटे। अब तुम्हारा कोई दिन खाली नहीं होगा, कोई लंच बॉक्स खाली नहीं होगा। यह मेरा वादा है। और उस दिन के बाद सचमुच जिंदगी बदल गई। मामू ने अगले ही दिन नौकरी शुरू कर दी। घर में खुशहाली आ गई। आटा, दाल, सब्जियां, हर चीज समय पर आने लगी। बिजली का बिल भी समय पर भरने लगा। मामी भी खुश रहने लगी। हमारा छोटा सा घर जैसे रोशनी से भर गया। मेरे स्कूल में तो जैसे स्वर्ग बस गया था। कैंटीन में मेरे लिए हर चीज उपलब्ध रहती थी। कैंटीन वाले को सख्त निर्देश था कि यह बच्चा जो भी मांगे इसे दे देना, कभी मना नहीं करना। मैंने जीवन में पहली बार भरपेट और खुलकर खाना खाया। पढ़ाई में मन लगने लगा। मैं कक्षा में आगे बैठने लगा। शिक्षक मेरा विशेष ध्यान रखने लगी। बच्चे मेरा मजाक उड़ाने के बजाय मेरा सम्मान करने लगे। सब कहते थे, यह प्रिंसिपल साहब का खास बच्चा है। जिंदगी धीरे धीरे गहरे और उदास रंगों से निकलकर चमकीले रंगों में ढलने लगी। समय बीतता गया। हर दिन, हर महीना और हर साल मुझे यह एहसास दिलाता रहा कि जिंदगी सचमुच बदल रही है। स्कूल में मैं अब वह खामोश और डरा हुआ बच्चा नहीं रहा था। प्रिंसिपल सर ने मेरे भीतर जो रोशनी जगाई थी, वह मेरे पूरे अस्तित्व में फैल गई थी। मेरी किताबों से दोस्ती हो गई थी। पढ़ाई में पूरी तरह मन लग गया था। हर नई कॉपी मेरे लिए खुशी का उपहार बन जाती थी। हर पाठ मेरे दिल में उम्मीद जगा देता था। शिक्षक हमेशा प्रेम से बात करते थे। जब कभी कोई बच्चा मुझे छेड़ने की कोशिश करता, तो प्रिंसिपल हर कक्षा में आकर कह देते, गौरव हमारा भविष्य है, इसे परेशान करना मना है। ये कुछ शब्द मेरी पूरी जिंदगी का सहारा बन गए थे। घर में मामू दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए कहते, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हमें तुझ पर गर्व है। मामी रात के खाने के बाद मेरे सिर पर हाथ रखकर दुआएं देती। उनके चेहरे पर वह सुकून आ गया था जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। फिर वह दिन आया जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। स्कूल में शोर था, बच्चे चीख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे और मैं खामोशी से खड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रिंसिपल सर मेरे पास खड़े थे और बोले, घबराना मत गौरव, तुम्हारा समय आ गया है। मैं सूची के सामने खड़ा अंक देख रहा था और मेरी सांस थम गई। मैं मैट्रिक बोर्ड का टॉपर था। मामू और मामी ने मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रिंसिपल सर पीछे खड़े थे, उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा था, मैंने कहा था ना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और वह दिन सचमुच मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मेरी पूरी आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप पर हो गई। मैं बैठक में बैठा था। प्रिंसिपल सर ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा कि अब तुम सिर्फ मेरे छात्र नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो। मैं हैरान रह गया। फिर उन्होंने पूरी बात समझाई और कहा कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए तय कर रखा है और मैं उनका दामाद बनूं। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं इस प्रेम के काबिल नहीं हूँ। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, बेटा, तुम इस प्रेम से भी ज्यादा के काबिल हो। मैंने हाँ कर दी। भगवान ने उन्हें संतान नहीं दी थी,
लेकिन उन्होंने मुझे अपने दिल का टुकड़ा बनाकर रखा। घर में मेरा हर दुख और हर खुशी उनकी अपनी बन गई थी। मामी कहती थी, तू हमारा बेटा है, भगवान ने तेरे जरिए हमें इज्जत दी है। मामू हमेशा कहते थे, जिस दिन तुझे वर्दी में देख लूंगा मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। एमए के बाद मैंने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया। प्रिंसिपल सर ने ही मुझे इस रास्ते पर लगाया था। वे कहते थे कि तुम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारी काबिलियत बहुत ऊंची है। फिर वह समय आया जब मैं दिन रात पढ़ाई में जुट गया। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागता रहता, कमरे की रोशनी पूरी रात जलती रहती। मामी मेरे कमरे के बाहर बैठ जाती थी ताकि मैं खुद को अकेला न महसूस करूं। मामू मेरे लिए दूध लेकर आ जाते थे। यह वह प्रेम था जिसका कोई मोल नहीं था। जब नतीजा आया तो घर के बाहर शोर मच गया। लोग कह रहे थे कि उसका नाम सूची में सबसे ऊपर है। मैं दौड़ता हुआ घर आया। प्रिंसिपल सर दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैंने कहा था ना, तुम अफसर बनोगे। आज मेरे शब्द सच हो गए। मामू की आंखों में खुशी थी और मामी फूट फूट कर रोने लगी। वे कहने लगीं, भगवान ने हमें बेटा दिया और उसी ने हमारे घर को रोशन कर दिया। पोस्टिंग का पत्र आया तो उस पर लिखा था, एरिया कमिश्नर, गौरव, अहमदाबाद। मैं देर तक उसे देखता रहा, मेरी आंखें धुंधला गईं। दिल में वही पुराना दिन गूंज उठा जब मैं भूख के कारण लंच टाइम में बाथरूम में बैठा रहता था। मेरी जेब खाली होती थी, हाथ में खाली लंच बॉक्स होता था और आज मैं इसी शहर का कमिश्नर बन चुका था। आधा शहर मेरे नाम से परिचित था। मेरे एक फोन कॉल से फैसले बदल जाते थे। वही शहर जिसके स्कूल में कभी बच्चे मेरे खाली लंच बॉक्स पर हंसते थे, आज उसी शहर का पूरा प्रबंधन मेरे हाथ में था। मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ और खुद से कहा, जिंदगी सच में बदल जाती है अगर कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो जाए, अगर कोई दुआ दे दे, अगर कोई आप पर भरोसा कर ले, तो जिंदगी खुद रास्ता बना लेती है। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई तो प्रिंसिपल सर ने मेरी शादी की तारीख तय की। उनके घर में खुशियों की रोशनी थी। उनकी बेटी कोमल स्वभाव से शांत और सरल थी। उसने मुझसे कहा कि उसने हमेशा अपने पिता से मेरी तारीफ सुनी है और वह जानती है कि मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। मैंने दिल से ईश्वर का धन्यवाद किया कि मुझे ऐसा रिश्ता मिला जो सम्मान और प्रेम से भरा था। मैंने उन दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ा और उनके लिए एक सुंदर सरकारी आवास लिया। मामी कहा करती थी कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उनके पास रहूं। मामू अपनी छड़ी के सहारे मुस्कुराते हुए कहते थे कि उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन मैं वर्दी में नजर आऊंगा, पर आज तो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हूं। मैंने सबसे पहला फैसला यह लिया कि शहर के हर सरकारी स्कूल में एक विशेष कोर्स रखा जाए ताकि कोई भी बच्चा भूखा न रहे और हर बच्चे को भोजन मिले। कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था, मगर एक जगह ऐसी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। वह जगह मेरे दिल की भूख थी, जिसमें मेरे माँ बाप की यादें बसी हुई थी। जितनी भी कामयाबी मिली, जितनी भी इज्जत और खुशियां मिली, उस कोने में हमेशा एक उदासी मौजूद रहती थी। मैं चाहता था कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो देख पाते कि उनका बेटा कहाँ तक पहुँच गया है। वे दिन भी मेरी आंखों के सामने आ जाते जब मैं उनकी गोद में बैठता और वे मुझे प्यार से थपथपाते थे। हाँ, मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया था और वह ज़ख्म आज भी उतना ही ताज़ा था जैसे कल की बात हो। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी इंसान थी, नरम दिल वाली और बहुत समझदार। उन्होंने कभी भी मेरे माँ बाप की यादों को बोझ नहीं समझा। वे कहती थी
कि इंसान की असली पहचान वही होती है जो दुख, भूख और तन्हाई सहकर भी लोगों के लिए नरमी रखे, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। जब वे मेरा हाथ पकड़कर यह बात कहती थी, तो मेरे दिल की उदासी कुछ देर के लिए कम हो जाती थी। मेरे ससुर, जो मेरे प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, संभाला भी और संवारा भी। वे मेरे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक पिता जैसे थे। उन्होंने मुझे मंजिल भी दी, रास्ता भी दिखाया और वह हिम्मत भी दी जिसने मुझे गिरने के बाद फिर से खड़ा कर दिया। जब भी मैं उनके सामने बैठता, मुझे लगता कि मैं फिर वही बच्चा हूँ जो उनकी हर बात को ईमान की तरह स्वीकार करता था। उन्होंने मुझे सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि इंसान बनाया। अगर वे न होते तो शायद मैं अपने दुखों में डूबकर टूट जाता, क्योंकि बचपन के वे दुख एक सामान्य इंसान की सहनशक्ति से कहीं बड़े थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बेटे की तरह अपनाया और मुझे वही स्नेह दिया जो एक माँ देती है। जब भी मैं घर आता, वे मुझे देखकर खुश हो जाती और कहती, गौरव, तुम हमारे घर की रौनक हो। उनकी बातें मेरे दिल पर मरहम का काम करती थी। मामू और मामी तो मेरे लिए पहले से ही सब कुछ थे। वे मेरे दुखों के समय साया बनकर खड़े रहे और तब सहारा दिया जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। जब भी मैं थक जाता या उदास होता, मैं उनके पास बैठ जाता था। मामी मुझे देखकर कहती थी कि हमें गर्व है, ईश्वर ने हमें तेरे लिए चुना है। मामू कहते थे कि तू हमारी जिंदगी का सहारा है। उनकी बातें मेरे दिल में उतर जाती थी, क्योंकि वे निस्वार्थ और सच्ची होती थी। मैं अपने माँ बाप की कब्रों पर जरूर जाता था और वहां जाकर देर तक बैठा रहता था। मौन मुझे घेर लेता था, तभी मैं मिट्टी पर हाथ रखकर कहता, काश आप जिंदा होते, काश मैं आपके सामने यूनिफॉर्म में खड़ा होता और आप मेरे हाथ में कमिश्नर का पत्र देखते। मगर जिंदगी के कुछ जख्म कभी नहीं भरते, कुछ कसके कभी पूरी नहीं होती और कुछ तमन्नाएं हमेशा दूर ही रहती हैं। मैं वहां बैठकर रोता भी था और प्रार्थना भी करता था कि ईश्वर उनकी कब्रों पर अपनी कृपा बरसाए। समय बीतता गया, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, मगर हर अवसर पर यह सोचकर काम करता रहा कि मुझे दूसरों के लिए वे अवसर पैदा करने हैं जो मुझे कभी नहीं मिले। मैं चाहता था कि कोई बच्चा अकेलेपन, डर, भूख और परेशानी का शिकार न हो, कोई माँ अपने बच्चे के भविष्य से निराश न हो और कोई पिता अपनी गरीबी पर शर्मिंदा न हो। मैं चाहता था कि मेरे शहर में किसी की जिंदगी वैसी न हो जैसी कभी मेरी थी। मेरा नया परिवार मेरे लिए सब कुछ था। मेरी पत्नी मेरा सहारा थी, मेरे ससुर और सास मेरे मजबूत स्तंभ थे और मामू मामी हमारे घर की रीढ़। उन सब के माध्यम से मैंने अपनी जिंदगी का वह हिस्सा पूरा किया जिसे तकदीर ने मुझसे पहले छीन लिया था। अब मैं कभी अकेला नहीं था और न ही बिना सहारे के। वे सब मुझे प्रेम देते थे और मैं उस प्रेम को अपने दिल में संभाल कर रखता था ताकि किसी भी क्षण कमजोर न पड़ूं। दिन बीतते गए और मैं हर दिन, हर रात अपने प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रहा कि उसने मुझे वह सम्मान दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सीखा कि परीक्षाएं इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप दिखाने आती हैं। मैंने यह भी सीखा कि यदि किसी के पास प्रेम हो, तो वह हर कठिनाई सह सकता है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इंसान को गिरने नहीं देती। असली शक्ति धन या अधिकार नहीं, बल्कि वह दर्द है जिसे इंसान सहता है और फिर उसी दर्द को दूसरों के लिए करुणा में बदल देता है। इंसान की सच्ची सफलता तब होती है जब उसके पास शक्ति और अधिकार हों, लेकिन वह उन्हें दूसरों की भलाई में लगाए। यदि दिल में प्रेम हो, तो इंसान हर मंजिल पा सकता है, लेकिन यदि दिल में घृणा हो, तो दुनिया की कोई भी सफलता उसे शांति नहीं दे सकती। इंसान को कभी अपनी माँ से शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ इंसान को बनाती है, मिटाती नहीं।
इंसान तभी बड़ा बनता है जब वह अपनी रोशनी दूसरों में बांट देता है और जब वह अपनी पीड़ा को किसी और का सहारा बना देता है। दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा वही है जो इंसान अपने चरित्र से कमाता है। यह वह सम्मान है जिसे न छीना जा सकता है, न खरीदा जा सकता है और न ही समय मिटा सकता है।